अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट शहरियार। और आप लोगों को जैसे पता है कि अभी रिसेंटली PSL 10 का ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ है। सारी फ्रेंचाइजेस ने अपनी टीम को एक अच्छा शेप दे दिया है। तो इसका हमने फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि ज़रा विनिंग चैम्पियंस जो लास्ट ईयर की PSL 9 की जो चैम्पियन टीम है इस्लामाबाद, उससे हम स्टार्ट करें। और आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे साथ दो गेस्ट हैं आज, फैसल भाई और तला, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी डाई हार्ड फ़ैन है। तो हमने सोचा इनके साथ ज़रा बैठें, गपशप लगाएं, देखें कि स्क्वाड कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती थी या क्या चीज़ें ड्राफ्ट में बेहतर की हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो उसका हम पूरा तफसीली जायज़ा लेंगे। तो इफ़ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड कैसा लगा और आप लोगों को कौन सी पिक्स अच्छी लगी और कौन सी नहीं लगी। तो लेट्स वेलकम फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शेरर भाई फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, ऑलवेज अ प्लेजर। और तला, वेलकम टू द शो फॉर द फर्स्ट टाइम। बेहतरीन है। तो फैसल भाई ज़रा ये बताएं कि आप लोगों का लास्ट ईयर जो है वो पहला हाफ तो कोई बहुत इतना अच्छा था नहीं। आप लोग कुछ मैचेस जीते, कुछ मैचेस हारे। आप लोगों ने जो मैच विनर्स उठाए थे वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में उन्होंने ना सिर्फ परफॉर्म किया मगर फिर ऐसा परफॉर्म किया कि सारी टीमों को ही आगे लगा दिया और आप लोगों ने तीसरी बार चैम्पियनशिप उठाई। तो ज़रा रिकैप करें कि कैसा रहा आप लोगों का PSL 9 और क्या चीज़ें क्लिक कर गई एट दी एंड जिससे आप लोग ट्रॉफी उठा सके। देखिए, पिछले सीज़न में जब हमने शो भी किया था, जब सारी वो ड्राफ्टिंग वगैरह हुई थी उसके बाद, तो हमने जो देखा था PSL 8 में, जो हमारे पास PSL 8 देख लें, 7 देख लें या 6 देख लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक चीज़ थी कि वो ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्म करते थे। लेकिन जब वो क्रूशल टाइम आता था, एलिमिनेटर 1 या एलिमिनेटर 2, तो वहाँ पे जाके इशू बन जाता था। तो पिछले सीज़न में जो इन्होंने वो चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की थी कि हम यहाँ पे फँस रहे हैं और उसके लिए हमें कौन से बंदे चाहिए। जैसे हमारे पास वहाँ पे फिनिशर के तौर पे समझ लें फ़हीम अशरफ था, आसिफ अली था या उससे पहले वसीम जूनियर भी था। तो ये 3 बंदों की ज़िम्मेदारी थी, जब वो क्रूशियल टाइम आता था तो ये तीनों बंदे वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। PSL 8 में देख लें, 7 में देख लें, तो ये थोड़ा-सा इश्यू आ रहा था। 6 में तो हम समझ लें कि 8 गेम जीते हुए थे 10 में से। तो ये सीन था। तो वही एक वो पॉइंट था जहाँ पे जाके इस्लामाबाद यूनाइटेड का थोड़ा-सा इश्यू होता था। तो उसको ही कवर अप करने की कोशिश की थी पिछले सीज़न में, जिसमें वहाँ पे इन्होंने आसिफ अली को निकाल दिया, वसीम जूनियर को भी निकाल दिया। तो उनकी जगह पे फिर जो 2 प्लेयर हम लेके आए थे, इमाद वसीम को वहाँ पे लेके आए उस रोल के लिए। तो फ़हीम तो एज़ इट इज़ उधर ही था। तो फिर एक फॉरेनर लेके आए, खैर उसको तो हमने चांस नहीं दिया। जो पाकिस्तानी भी लिए थे, कासिम था, शहाब था, उनको भी चांस नहीं दिया। तो खैर नसीम शाह और फिर हैदर अली को जो उस रोल के ऊपर लेके आए, तो नसीम शाह भी हमारे लिए वही रोल अदा कर रहा था। अगर आप हम आगे डिटेल में जाएँगे तो फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक वही एक पॉइंट था। अब देखेंगे उस पॉइंट पे हम पीछे लैग कर रहे थे, हमेशा हार जाते थे और इस पिछले सीज़न में भी वही चीज़ थी। ज़ल्मी के साथ वही एलिमिनेटर 2 और हमारी टीम फिर नीचे लग गई। हम्म। 3-4 ऊपर से आउट हो गए। तो फिर वही स्टेज थी और यकीन करें कि वो जब देख रहे तो हम कह रहे थे कि ये तो हमेशा हर साल ही देखते हैं, इस साल फिर वही है। मतलब वो 0% भी होप नहीं थी उस टाइम पे, जब आई थिंक 4 आउट हो गए थे। तो फिर वहाँ से कुदरत का निज़ाम शुरू हुआ और वही जो 2 बंदे हमने पिक किए थे, हैदर अली और इमाद वसीम उस रोल के लिए, वही काम आए और जो मतलब हारी हुई गेम थी उन्होंने जिताई। तो आई थिंक बड़ा अच्छा सीज़न रहा। और जो स्टार्टिंग की आपने बात की कि वो नहीं चल रहे थे मैच विनर्स, तो डेफ़िनेटली जो मैच विनर होता है वो मैच विनर उसके वो ख़त्म तो नहीं हो जाता ना, आखिर उसने वो मैच जितवाए होते हैं तभी वो मैच विनर बनता है। तो इमाद वसीम ने ज़ाहिर है PSL में अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी वो लीग्स में खेलता है। लेकिन एक बुरा पैच जो चल रहा होता है, बैड पैच, फ़हीम का भी वही चल रहा था। फ़हीम भी नहीं चल पा रहा था, इमाद वसीम भी नहीं चल पा रहा था।
लेकिन इस्लामाबाद की यही है, हम बीइंग फैन जो है ना, वो थोड़े से हम भी डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार हर साल वही चीज़। हम भी मतलब मैनेजमेंट को बुरा भला कह रहे थे कि यार ये फिर वही ले लेते हैं, फिर उनको निकालते भी नहीं। जो बाहर आपने बेंच पे बिठाए हैं, जो आप फॉरनर्स लेके आए, उनको भी चांस नहीं दे रहे। जो पाकिस्तानी लड़के हैं, कासिम बैठा था, शहाब बैठा था, उनको भी चांस नहीं दे रहे। फिर इन्हीं के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें गलत साबित किया। वो हर दफ़ा टीम बनाते हैं, उनको अपने प्लेयर्स के ऊपर भरोसा था। तो वाक़ई इस दफ़ा तो लास्ट ईयर तो जो है ना, वो वाक़ई उन्होंने वो कर दिखाया। फ़हीम की भी वो जो 1-2 मैच में ही हल्की-सी थी इनिंग, लेकिन उसने बड़ा फ़ायदा दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। फिर इमाद वसीम की तो अब क्या ही बात करें, पहले सारे उसकी बुराई कर रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि यार इसको ड्रॉप करो, वो नहीं ड्रॉप कर रहे थे। तो आई थिंक वो जो छक्का 227 वाली गेंद पे लगा था उसका, इमाद वसीम का, उसके बाद फिर इमाद वसीम जाग गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सीज़न जीत गए। नहीं, आपने गैबी मदद का जिक्र नहीं किया, आमिर जमाल, आपको ये गैबी मदद भी मिली जीतने के लिए। या देखिए, अगर आप पीएसएल 8 में चले जाएं, तो हम जब ज़ल्मी से हारे थे, उस टाइम पे हम बिल्कुल जीत रहे थे। शुएब मकसूद और एलेक्स हेल्स बहुत अच्छा खेल रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे फिर गैबी मदद आई ज़ल्मी के पास। वहाँ पे बॉल ऐसे रिवर्स हुआ कि जैसे वकार यूनुस दोनों एंड से लग गया। सलमान इरशाद बॉलिंग कर रहा है, दूसरी तरफ से आमिर जमाल कर रहा है, और आमिर हाँ। जमाल वहीं से तो उठा था। तो वो चीज़ भी थी ना, वो भी फिर वो रिवेंज में बदल गई। उस साल उनके पास थी, तो वो गैबी की मदद फिर अगले साल वो हमारी तरफ आ गई। और हमें भी यकीन नहीं था कि हैदर अली इतने लंबे-लंबे छक्के लगाएगा और फिर इसको अटैक करेगा। हम तो चाह रहे थे कि यार और थोड़ा इसको डीप लेके जाओ, थोड़ा डीप लेके जाओ, क्योंकि पीछे कोई भी नहीं है। हमें ऐसा ही लग रहा था कि यार ये आउट हो गए, कहीं पे भी आउट हो गए, जितना मर्ज़ी स्कोर कर रहे हैं, तो उधर ही गेम खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गेम ख़त्म फिनिश करके आए हैं, तो ये अनबिलीवेबल था। आई थिंक कि उसका भी करियर यहाँ से रिवाइव हो गया, हैदर का भी, जो कि ऊपर-नीचे चल रहा था। तो इस दफ़ा हैदर को रिटेन कर लिया। अगर वो हैदर को इस दफ़ा ये रिटेन ना करते, जो कि एक ऑप्शन थी, क्योंकि वो फ़हीम और आगा सलमान का बीच में से लग रहा था कि एक तो निकलेगा ही निकलेगा, मेबी ये हैदर को निकाल दें। लेकिन उस रोल के लिए जैसे आसिफ अली इतने सालों से था, वो वहाँ पे हैदर अली आई थिंक बेस्ट फिट आ गया। उसको ये कभी भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे। तो बस फ़हीम जो सबसे बड़ा मैच विनर कंसीडर किया जाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया इस दफ़ा। तो आई थिंक कि हर टीम, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, उसको चेंज चाहिए होती है। और वैसे भी ये आखिरी सीज़न है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर तो आई थिंक 4-5 रिटेंशंस होंगी, तो सारे ही प्लेयर इधर-उधर हो जाएँगे। तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन था। उसकी परफॉर्मेंस भी एज़ सच कोई पिछले सीज़न में अच्छी नहीं थी। तो हैदर और आगा सलमान को रिटेन किया, आई थिंक ये एक अच्छा डिसीजन है। सही। अच्छा तला, अब ये बताओ कि आप लोगों ने चैम्पियनशिप उठा ली, ठीक है, सब बहुत अच्छा हो गया, बट एज अ फैन आपको, हम क्योंकि अब ट्रांजिशन कर रहे हैं पीएसएल 10 में, तो जब आपने पीएसएल 9 की टीम देखी, परफॉर्मेंसेस देखी, तो आपको क्या लगा कि हमारे पास या आप लोगों के पास, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऐसी कौन सी वीक पॉइंट्स हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? बीइंग अ फैन आपको लगा कि हाँ यार, इसको होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, या हमें एक प्लेयर और इस तरह का आना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगा कि किस तरह का वीकनेसेस थी इन पीएसएल 9 टीम या स्क्वाड इस्लामाबाद यूनाइटेड की? अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस है ना, पिछले साल के हमें पिछले साल ना हमारे लोकल कोर ने हमें कैरी किया था। जो हमारा सारा मिडिल ऑर्डर था, और हमारे बॉलर से नसीम हो गया, और नैन ने भी ग्रुप स्टेज में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ऑल्दो प्लेऑफ्स में इसका थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन बाकी हमारे लोकल प्लेयर्स ना काफ़ी हमारा दिया था साथ। हमारा जो फिर एक वीक स्पॉट रह गया था हमारे फॉरेनर्स से। हम आई थिंक मोस्ट द टाइम हम 3 फॉरेनर्स खिला रहे थे, बाकी हमारे लोकल ही थे। और उनमें भी एलेक्स हेल्स का प्रीटी मच उसने कुछ नहीं किया मेरे ख्याल से 1-2 गेम के अलावा। मनरो चल गया था, ऑफ कोर्स मुल्तान वाली गेम है, कराची और एक पेशावर की गेम थी, उसमें अच्छा था, लेकिन ओवरऑल उसका भी इतना कोई वो सुपर पीएसएल नहीं गया। और क्या कहते हैं, हमारे जो बॉलर थे, टिमाल मिल्स था, मकॉय हो, उनमें से कोई इतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सका। तो हम ना मेनली हमारा लोकल कोर था जिसने हमें कैरी किया था पूरे पीएसएल। तो इस साल भी हमने वही लोकल को रिटेन किया, ऊपर से मनरो आ गया। उसको मेरे ख्याल से हमने एज अ बेंच प्लेयर रखना है, हो सकता है 1-2 गेम में आ जाए, क्योंकि उसकी स्पिन हिटिंग काफ़ी अच्छी है। तो और मैं सुनता आ रहा हूँ कि इस बार स्पिन पिचेस होंगी, तो हो सकता है उसको हम रख लें। बाकी हमने जो हमारा ऑलरेडी अच्छा लोकल कोर था ना, उसके ऊपर हमने
फॉरेनर्स बस ऐड करने थे जिससे हमारी टीम अच्छी हो जाए। उसके ऊपर हमने रख दिए हैं 2 काफ़ी टॉप ओपनर्स रखे हैं। एक मैथ्यू शॉर्ट जो हमने प्लेटिनम में लिया है, उसका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा आप देख लें, एज एन ओपनर बहुत अग्रेसिव प्लेयर है, सूट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। एंड दूसरा रैजी वैंडर डसन जो प्रूवन परफॉर्मर है पीएसएल में से लास्ट सीजन। आई थिंक यू कैन कॉल हिम द बेस्ट ओवरसीज बैटर इन द पीएसएल 9। लाहौर को उसने खुद ही कैरी किया था। तो हमें 2 ऐसे रिलायबल ऑप्शन मिल गए टॉप ऑर्डर में जो हमारे पिछले साल की जो वीकनेस थी ना उसको प्लग करते हैं। और साथ में बॉलिंग में भी नसीम को ना हाथ मिल गया विद द लाइक्स ऑफ राइली मेरेडिथ एंड बेंट वर्शेस हो, जेसन होल्डर हो। तो इस तरह ना हमारे ये जो थोड़े से गैप्स हैं ना ये हमने प्लग कर लिए हैं। बेसिकली जो हमारा ऑलरेडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, हर लीग में ये होता है कि आप अपना लोकल कोर स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि फॉरेनर जो है ना सिर्फ आप 4 खिला सकते हैं। जितने अच्छे आप मर्जी फॉरेनर्स हो ना, उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होना जितना आपके लोकल्स होना। तो ये फिर अगेन आपको दिखाता है कि कितना लोकल कोर इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लीग में, क्योंकि पिछले साल हमने प्रीटी मच सिर्फ लोकल से जीता है पीएसएल, और ये इस बार भी हमारा लोकल प्रीटी मच सेम है। एंड आई एम 100% सेटिस्फाइड विद द रिटेंशंस। हमने परफेक्ट रिटेंशंस किए हैं। उसके ऊपर बस हमने थोड़ी सी ट्वीक्स किए हैं। जो ओपनर्स हमें चाहिए थे वो हमने ले लिए, बॉलर्स हमें चाहिए थे, और एक फ़हीम की रिप्लेसमेंट चाहिए थी जो हमने जेसन होल्डर और बेंट वर्शेस से ले ली। और बाकी बस डेप्थ के लिए हमने काफ़ी प्लेयर्स ले लिए हैं विच आर गुड फॉर बैकअप्स एंड डिफरेंट कंडीशंस। सही। अच्छा, हम जो है ना अब स्क्वाड को देख लेते हैं, बट इन द मीन टाइम फैसल भाई ज़रा क्विक कमेंट कर दें फ़हीम अशरफ पे कि PSL 3 में फ़हीम अशरफ ने आप लोग को ज्वाइन किया एंड देन ही स्टेड विद योर टीम फॉर 7 सीज़न। आई थिंक PSL 9 जिसका आखिरी सीज़न हुआ एंड देन इस्लामाबाद इवेंचुअली लेट हिम गो। तो लाइक कैसा आप लोगों को लगा कि इस बार इस्लामाबाद ने उसको रिटेन नहीं किया? उसकी काफ़ी परफॉर्मेंसेस हैं इस्लामाबाद के लिए। आई एम श्योर कि उसको शायद क्योंकि बेहतर ऑफ़र आ गई थी तो दैट्स व्हाई ही लेफ्ट। मगर आप लोग का क्या उस पर रिएक्शन है? फ़हीम की जहाँ तक बात करें तो वो बड़ा लकी रहा है कि जब उसने PSL 3 में ज्वाइन किया तो उस टाइम भी इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन बना, और जब वो छोड़ के गया तो तब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना वो चैम्पियन बना। तो ये आई थिंक किसी प्लेयर के कैरियर में इस तरह लीग क्रिकेट में आई थिंक काफ़ी प्लेयर हैं जो अभी तक जीते भी नहीं, बड़े नाम हैं। तो ये उसके लिए एक बड़ा जो है ना वो समझ लें कि टैग है उसके लिए। फिर अगर विकेट्स की बात करें तो वो PSL में जो टॉप 5 है उसमें आई थिंक बल्कि वो तो 3rd या 4th नंबर पे उसकी विकेट्स हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है। इवन कि उसने 2 सीज़न कम खेले हैं बाकियों से। तो आई थिंक ये उसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और इवन के शादाब से भी बड़ा उसको मैच विनर जो ना कंसीडर किया जाता है। और हम तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि फ़हीम अशरफ को ये रिटेन नहीं करेंगे। मतलब जैसे अगर हम ज़हन में भी नहीं आता कि इसको कभी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में रेहान भाई या बाकी जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में जब भी बात करती थी तो वो उसको हाई रेट करते थे, इवन शादाब से ऊपर उसको रेट करते थे। तो इसलिए उसके बारे में तो जब वो सुना तो ऑब्वियसली उस टाइम पे थोड़ा सा लगा कि यार ये शायद फेक न्यूज़ है, ये र्यूमर्स या जैसे और PSL ड्रॉप से पहले या रिटेंशन वगैरह से पहले जो है ना वो चलते हैं, तो ये भी वैसा ही है। लेकिन फिर वो जल्दी कन्फर्म हो गया कि ये वाकई ये सच्ची चीज़ है कि वो जा रहा है। तो आई थिंक कि उसके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। बिल्कुल उसके पास ऑफ़र अच्छी थी। आज ही मैं पॉडकास्ट सुन रहा था रेहान भाई का, तो उसमें भी उनका समझ लें कि वो जो वो एक निकल के आ रही थी बात वो यही थी कि उसको एक ऑफ़र अच्छी मिल गई थी, और इनके पास अगले सीज़न में तो डेफ़िनेटली मे बी वो ये रिटेन ना ही कर पाते। ये आखिरी सीज़न होता अगर रिटेन कर भी लेते तो। क्योंकि अगले साल 2 नई टीम्स आ रही हैं। तो फिर ज़ाहिर है उनका वो प्लेयर है, यहाँ पे वो गोल्ड में था, गोल्ड में रिटेन होना था अगर वो रिटेन होता। तो आई थिंक वो यहाँ पे $50,000 का वो बात कर रहे थे कि गोल्ड में मिल रहा होता है, और प्लाटिनियम अगर आप जा रहे हो तो 130 से आप स्टार्ट होते हैं। अब आगे पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में ये फाइनेंशियल भी था थोड़ा-सा। तो पिछला सीज़न भी उसका इतना अच्छा नहीं गया था। तो अब मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी ये फ़ील किया कि यार फाइनेंशियली भी उसके लिए ठीक है ये, क्योंकि ज़ाहिर है उन वो समझते हैं कि उसकी फैमिली का हिस्सा ही है तो वो सारे। लेकिन इस चीज़ की मैं मतलब दाद दूँगा जो हम पहले रेहान भाई या हसन चीमा भी होते थे साथ, तो हम इनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे इनको बहुत ज़्यादा कि यार ये दोस्ती यारी के ऊपर और वो रोटी ग्रुप
और वो लूडो के प्लेयर रहमानुल्लाह गुरबाज और जफ़र गोहर वगैरह उनको डाल लेते हैं, तो इसी के बीच में ना वो 2-3 सीज़न हमारे निकल गए थे। तो वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये थोड़ी-सी जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है ना, इसको थोड़ा-सा वो अ, समझ लें कि उस पे नहीं ये कर रहे। तो लेकिन ये अब बड़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता करके वो सारे ही प्लेयर निकाल दिए। पहले हसन अली भी बाहर गया, रहमानुल्लाह गुरबाज भी गया, ज़फ़र गोहर भी गया, आसिफ अली को भी निकाल दिया और इस सीज़न फ़हीम अशरफ को भी निकाल दिया। तो अब वो उस ग्रुप में से एक ही बंदा बाकी है, जो कि शादाब खान है। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर कल को कोई अच्छे प्लेयर और इससे आ गए, तो ये शादाब को भी बाहर कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये लाइफ़ है, ये ऐसा तो नहीं है कि सरफ़राज़ भी सारी उम्र के लिए आया था क्वेटा में, तो चला गया वो। ठीक है, उसको भी कहते थे कि वो जब तक खेलेगा तो वो कप्तान रहेगा। तो ये देखिए ये बिज़नेस है, इसमें ठीक है जब तक आप परफ़ॉर्म करते हो, तो आप चलते हो। तो जब समझते हैं कि आपकी भलाई के लिए और ये तो सारी चीज़ें ऊपर की हैं ना, तो अगर शहरयार भाई इसकी बात करें तो आई थिंक पिछले सीज़न की परफ़ॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा डिसीज़न है कि उसको जो है ना वो रिटेन नहीं किया और उसकी जगह पे किसी और को अब मौका मिल रहा है। हाँ नहीं, हमने भी जब रिटेंशन शोज़ किए थे ना अपने, तो उसके अंदर एक बात आई थिंक सबसे जो इजी रिटेंशंस थी ना, वो मेरे ख़्याल से इस्लामाबाद की थी। और उसमें से एक ही मेरे ख़्याल से उनके लिए जो मुझे लगा था कि डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वेदर दे वांट टू कीप सलमान अली आगा और फ़हीम अशरफ, क्योंकि हैदर अली का तो मैं बहुत क्लियर था कि देयर इज़ नो वे कि इस्लामाबाद उसको जाने देगा। तो इट ऑल केम डाउन टू के उनको सलमान अली आगा रखना था या फ़हीम अशरफ, तो दे चोज़ सलमान अली आगा एंड दैट्स फाइन। ड्राफ्ट पर आते हैं और हम ड्राफ्ट को और स्क्वाड को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेते हैं, और फिर एक अच्छा डिस्कशन हो जाएगा। तो इस्लामाबाद आई ड्राफ्ट के अंदर, उनको पहली तीनों पिक्स जो थी उनकी वो फॉरेन होनी थी, क्योंकि उन्होंने हर कैटेगरी में, प्लेटिनम में, डायमंड में और गोल्ड में, तीनों में उन्होंने 2-2 लोकल प्लेयर्स को रिटेन किया हुआ था। तो लोग प्लेटिनम में उनके पास शादाब खान, नसीम शाह थे, एक उनके पास फ़ौरन उनको पिक करना था। डायमंड में उनके पास इमाद वसीम थे और आज़म खान थे। और गोल्ड में आई थिंक उनके पास सलमान अली आगा था और हैदर अली था। तो पहली 3 पिक्स उनकी फ़ौरन होनी थी, तो उन्होंने पहली पिक की मैथ्यू शॉर्ट की, राइट। और क्योंकि इस्लामाबाद विनिंग चैम्पियन था, तो उनकी वैसे भी पहले राउंड में आखिरी पिक थी प्लेटिनम की। अगर मैथ्यू, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के एंड यू बोथ कैन चिप इन। इस्लामाबाद ने मैथ्यू शॉर्ट पिक किया क्योंकि आई थिंक उनके पास एक वही एक ऑप्शन बच रहा था, क्योंकि उससे पहले वार्नर भी उठ चुका था, फिन एलन भी उठ चुका था। बट ओके, अच्छा उन्होंने शायद चैपमैन उठाया पहले पे। सो पहले तो ये बताएं मैथ्यू शॉर्ट की पिक कैसी है, और दूसरा ये बताएं कि मैथ्यू शॉर्ट के अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन था जिस पे इस्लामाबाद जा सकती थी इन द ड्राफ्ट। आई थिंक यही था कि हमने या तो शॉर्ट लेना था या फिन एलन था, इन दोनों के दरमियान ऑप्शन थी। तो मैथ्यू शॉर्ट और फिन एलन थे, और इसमें आई थिंक 50-50 था फॉर मोस्ट ऑफ अस। आई थिंक मैं फिन एलन का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ एंड आई वुड हैव प्रेफर्ड फिन एलन, बट इट्स नॉट कि अगर हमने मैथ्यू शॉर्ट ले लिए तो आई एम कि हमने क्यों लिया मैथ्यू शॉर्ट, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली बड़ी लॉजिकल रीजनिंग है कि रेहान भाई ने भी बोला था, मैंने उनसे पूछा था ये सवाल कि इसकी क्या थिंकिंग है। उन्होंने बोला था कि दोनों ना वेरी सिमिलर प्लेयर्स हैं, लेकिन मैथ्यू शॉर्ट ना एक ज़्यादा जैसे क्या कहते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इसका ज़्यादा हाई वॉल्यूम प्लेयर है। मतलब ओवर जैसे अगर आप बिग बैश देखें, बिग बैश में ना ऑलमोस्ट हर साल ये क्या कहते हैं और टॉप रन स्कोरर्स में होता है, स्ट्राइक रेट भी इसकी काफ़ी 150 प्लस होती है, 160 प्लस होती है, और ऑलमोस्ट हर साल ही क्या कहते हैं बिग बैश प्लेयर ऑफ द सीज़न जीतता है ये बंदा। ऊपर से फिन एलन कहते हैं ना, ये आई गेस यू कैन से ऑन हिज डे ही इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव, लेकिन इतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना मैथ्यू शॉर्ट है कहते हैं। और पाकिस्तान में ना कोई कंडीशन का भी हमें इतना आइडिया नहीं है कि फिन एलन किस तरह उधर खेलेगा,
लेकिन मैथ्यू शॉर्ट जो है ना, उसका हम कह सकते हैं ही इज़ मोर सूटेबल टू डिफ़िकल्ट बैटिंग कंडीशन एज़ वेल। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैथ्यू शॉर्ट इज़ ऑल्सो एन ऑलराउंडर, तो वो स्पिन बॉलिंग भी कराता है। एंड हमारी जो पिचेस आएंगी ना, वही सुनता रहा हूँ कि काफ़ी स्पिन फेवर पिचेस आएंगी इस तरह की, तो मैथ्यू शॉर्ट कैन बी अ वेरी हैंडी ऑप्शन इन द मिडिल ऑफ ओवर्स एज वेल। फैसल भाई आप ऐड करोगे जी कुछ? जी, इसमें बिल्कुल। जब इनका नाम आया था मैथ्यू शॉर्ट का, तो मुझे उसी टाइम मेरी सिक्स सेंस यही थी कि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ही इसको लेगा, और मुझे ये भी पता था कोई और टीम इसको पिक नहीं करेगी, क्योंकि हमारा नॉर्मली ये होता है कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड का देख लें तो वो इंग्लिश तड़का लगाते हैं, तो इस दफ़ा थोड़ा सा ऑजीज़ का इन्होंने लगाया, क्योंकि वो इंग्लिश प्लेयर की अवेलेबिलिटी का इशू था। अगर वो होता तो मे बी ये फिर किसी इंग्लिश ओपनर की तरफ भी जा सकते थे। अब मैथ्यू शार्ड, आपको पता है कि वो रेगुलर पार्ट है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का भी वो हिस्सा है। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया का करंट प्लेयर ओपनर मिल रहा हो, तो उसमें दूसरी को सोचने की तो बात ही कोई नहीं है ना। आप उसके स्टैट्स भी ना देखें, उसका कोई मैच भी ना देखें, आपको पता भी नहीं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम एज एन ओपनर वो खेल रहा है, ओडीआई भी खेल रहा है, वाइट बॉल टीम में है, तो आई थिंक मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। और ये फिन एलन ठीक है, फिन एलन अच्छा है, उसके हमने मैचेस उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट तो इतना ज़्यादा खेला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरीज़ हमारी हुई है उनके साथ, तो उसमें थोड़ा सा ये फैक्टर आ जाता है कि दोनों का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 160 के अराउंड है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप एवरेज की तरफ फिर जाएंगे तो आई थिंक 30 प्लस की एवरेज है इसकी, मैथ्यू शॉर्ट की, और उसकी लेस देन 20 है, आई थिंक 18 और 19 के अराउंड बोर्ड फिन एलन की। तो वो डेफिनेटली, अगर इस स्टैट्स की तरफ भी जाएं तो मैथ्यू शॉर्ट जो है ना उसका अपर हैंड है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए के मुताबिक, ये मुझे लग रहा था कि ये प्लेयर ही इस्लामाबाद यूनाइटेड का है जब इसका नाम आया था। तो फिन एलन का वो सबकी नज़र थी उसके ऊपर, लेकिन मैथ्यू शॉर्ट मैं 100% श्योर हूँ कि किसी के प्लान में भी नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा सोचने का अंदाज़ ये भी होता है, क्योंकि हम पीएसएल में अक्सर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आए हैं जो बिग बैश वगैरह में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपकी टीम ने, कराची ने अक्सर लिए हैं, तो वो कभी भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस तरह के प्लेयर। जैसे हमने भी इस दफ़ा 2 लिए हैं, मैरिडिथ लिया और वो ये क्या कहते हैं डुआर्शियस लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे पाकिस्तान में आकर किस तरह परफॉर्म करते हैं। अभी उनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये मैथ्यू शॉर्ट कुछ इस तरह का बैटर लग रहा है कि ये इंशाल्लाह लाजमी परफॉर्म करेगा, तो आई थिंक वेरी गुड पिक। हाँ नहीं, जैसे मैंने भी वही बात, आपकी वाली बात कि जब मैंने देखा ना मैथ्यू शॉर्ट का नाम कि भाई इसने रजिस्टर कर लिया, तो मैंने कहा ये तो सीधी सीधी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली पिक है ये। आप उसकी वजह ये कि ज़ाहिर है हर टीम की अपनी इतनी डायनामिक्स होती हैं। कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिनको आउटराइट एक ओपनर चाहिए था। सब, यानी कि ओपनर्स अगर उनको चाहिए भी थे तो वो बैकअप ऑप्शन पे या थोड़े से और स्टेबल ऑप्शन पे वो गौर कर रहे होंगे। बट इस्लामाबाद की एक वाहिद टीम थी जिसका पता था कि यार कि इनको लेना ही ओपनर है, इनके पास और कोई उस तरह से ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है इन द फर्स्ट फ्यू राउंड्स, तो वो दो तो टीमों के बहुत पास क्लियर। ऑप्शन थी ना ये। मुल्तान को भी एक ओपनर चाहिए था रिजवान के साथ, और एक इनको चाहिए था ओपनर, तो आई मुल्तान थिंक को बाकी चाहिए था, सारी टीम। मगर मुल्तान ने पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि हमें तो लेफ्टी चाहिए, तो वो तो वैसे ही उन्होंने अब डिसरिगार्ड कर दिया था बाकी सबको कि भाई हम तो लेफ्टी के पीछे जा रहे हैं। तो उससे क्लियर, बहुत क्लियर हो गया था कि फिन एलन हो गया, मैथ्यू शॉर्ट हो गया, या इस तरह के जितने भी अल्ट्रा एग्रेसिव, या इवन फॉर दैट मैटर आई वाज थिंकिंग कि क्रिस लिन भी शायद उड़ जाता। तो मुझे लग रहा था कि अगर इन लोगों की कोई भी पिक्स होंगी तो ये इस्लामाबाद ही इनको उठाएगा, और और इट मेड सेंस क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी। अब दूसरी पिक जो आप लोगों ने की, आई थिंक डायमंड के अंदर, वो जेसन होल्डर की है। जी एग्जैक्टली, जेसन राइट। होल्डर डायमंड में। अच्छा, इसने बहुत सारे आई बॉल्स रेस किए गए यार कि वाई जेसन होल्डर, एंड आई थिंक ये शायद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था अक्रॉस ऑल फैंस, नॉट जस्ट पर्टिकुलरली टू इस्लामाबाद, मगर सबको ये लगा कि हाँ यार, आई मीन वाई जेसन होल्डर जब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप लोग पहले बताएं कि आप लोगों को जेसन होल्डर की पिक कैसी लगी, एंड हाउ डज ही फिट इन दिस इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, इसमें शहरियार भाई, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है ना इसको थोड़ा सा कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर कोई एक पिक या एक दो पिक चूज करें कि ये अच्छी नहीं है, तो उनमें से ये एक है जेसन होल्डर का।
लेकिन अगर मैं आपको, जैसे मुझे मैथ्यू शॉर्ट का पता था ना कि वो इस्लामाबाद में लेगा, जेसन होल्डर मैं चाहता था, ये मेरी विश थी कि जेसन होल्डर को इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको पिक नहीं करेगी, क्योंकि ये उस तरह का प्लेयर नहीं है जिस तरह की ये मतलब थॉट प्रोसेस इनका होता है। जिस तरह वो रेहान भाई को सुनते हैं तो वो जिस तरह के प्लेयर्स और जो चीज़ें वो सारी बयान करते हैं ना, उसके मुताबिक उस पे ये पूरा नहीं उतर रहा था कि उस क्राइटेरिया के मुताबिक इसको पिक करें। लेकिन मैं पर्सनली चाहता था कि यार इसको पिक करें, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अब जेसन होल्डर को ठीक है, अब इतना ज़्यादा वो अब नेशनल टीम में आई थिंक इन एंड आउट ही रहता है, कैप्टन भी रहा है। फिर मैंने 1-2 सीज़न देखे हुए हैं सीपीएल के, अब तो रेगुलर नहीं उसको देखते। तो जब मैंने देखा तो उस टाइम पे ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। स्पिनर्स को ज़ाहिर है, अब वहाँ पे कैरेबियन तो सारे ही जो है ना वो मारते हैं स्पिनर्स को या फास्ट हों, लेकिन स्पिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और जब बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में थोड़ा सा उसका इशू है, लेकिन वो इस्लामाबाद के सारे प्लेयर्स ही ऐसे हैं कि वहाँ पे उनको बैटिंग चाहिए, क्योंकि टी20 में आपको पता है कि आपके पास जितनी मर्जी तगड़ी बॉलिंग हो, जब पिचेस आपकी फट्टा जिस तरह की पीएसएल में मिल रही होती हैं, अब लाहौर कलंदर के पास अच्छी बॉलिंग होती है, वो भी स्कोर उतना ही खा जाते हैं। जो वीक बॉलिंग लाइन होती है वो भी उतना ही खा जाती है। थोड़ा सा फ़र्क आता है क्रूशल मैचेस में चल के, जैसे ये पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग की वजह से आगे पहुंचती भी है, लेकिन बॉलिंग की वजह से मार भी खा जाती है। वहाँ पे थोड़ा सा 1-2 अगर आपकी टीम में क्वालिटी बॉलर्स हैं, तो जेसन होल्डर को एज ए वो फुल टाइम बॉलर तो लिया नहीं, एज एन ऑलराउंडर उसको लिया है। और उसमें आप उसको कंसीडर कर लें कि वो एज ए बैटिंग ऑलराउंडर उसको लिया है। वो एक प्लेस जहाँ पे फ़हीम अशरफ था, तो फ़हीम अशरफ के ऊपर भी 4 ओवर्स पिछले सीज़न में तो हमने नहीं करवाए। एक ही मैच में उसने आई थिंक 4 किए थे ओवर। तो वही सीन है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक वो ठीक है। और एक कैरेबियन का तड़का, मेरा एक दोस्त है नेपाल से, तो वैसे वो इंडिया की टीम उसकी फेवरेट है, तो वो हमेशा वो भी पीएसएल देखता है, तो वो मुझे हमेशा से कहता है कि भाई अगर टाइटल जीतना है ना, तो एटलीस्ट 2 या 3 आपकी टीम में ना, वो वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन कैरेबियन तड़का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप टाइटल नहीं जीत सकते। और आप देख लें पिछले सीज़न में हमारे पास 3 थे, हम जीत गए टाइटल, 2018 में भी थे, हम जीत गए टाइटल। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, वो परफॉर्म करें या ना करें। तो आई थिंक ये जेसन होल्डर, मैं तो यही कोशिश थी कि यार वो ना क्राइटेरिया उसका बिल्कुल सही पूरा आता है, तो उसको भी फुलफिल किया। तो आई थिंक ये एक अच्छी पिक है, इसमें आप डिबेट कर सकते हैं, डेफिनेटली उसकी जो करंट फॉर्म है उसके ऊपर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक प्रूवन प्लेयर है। तो आई थिंक अभी उसकी क्रिकेट है, उसकी एज है, सब कुछ है। तो इस्लामाबाद में तो वैसे भी आपको पता है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो है ना, वो यहाँ पे आके परफॉर्म कर जाते हैं। और फिर जेसन होल्डर अगर बैटिंग में, तो वो अगर आपको एक ओवर में 15-20 चाहिए तो आप कह सकते हैं कि यार वो कर सकता है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो कभी भी फंसे हुए मैच में हमें 12-14 की रन रेट तो कभी भी नहीं चाहिए होती। हम तो हमेशा हमारी विकेटें, हम ऑल टीम आउट हो जाती हैं, लेकिन हमारी रन रेट 7-8 पे ही होती है। तो आई थिंक अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो इस्लामाबाद को जिस नंबर के ऊपर चाहिए था प्लेयर, आई थिंक ये 7 या 8 के ऊपर इसको वो खिलाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर भी भेज सकते हैं, लेकिन 7-8 के ऊपर इसको खिलाएंगे। तो आई थिंक वहाँ पे लोअर ऑर्डर के लिए ये बेहतरीन पिक है। चलो आप ऐड करोगे कुछ? जी, यही की जो बात है ना, हर टीम के ना एक कैरेबियन फ्लेवर चाहिए होता है, क्योंकि ये प्लेयर्स होते हैं जो आपको मैच जितवाते हैं, मैच विनर्स होते हैं, क्लच प्लेयर्स होते हैं। तो अगर आपके पास जैसे ऑलरेडी 7 अच्छे अग्रेसिव प्लेयर हैं आपके 11 में, और ये नंबर 8 पे जेसन होल्डर आ रहा है, तो टीम को ऑलरेडी होता है कि यार इनका ख़त्म ही नहीं होती इनकी बैटिंग लाइनअप। 8 पे ये आ जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी हिटिंग कर लेता है, और ऊपर से इसकी जो बॉलिंग है ना, ही कैन प्रोवाइड इन एनी फेज ऑफ द गेम। पावर प्ले में करा सकता है, बीच में करा सकता है, और डेथ में भी करा सकता है। आपके पास ये हाइट का एडवांटेज है, ये आपको बाउंसर अच्छे खासे करा सकता है। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो बाउंसर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। और ऊपर से इसकी जो हाइट है ना, इट हेल्प्स अ लॉट इन द फील्ड एज वेल। आई थिंक फील्डिंग ना हम काफ़ी इग्नोर करते हैं, और फील्डिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि हमारा जो पिछले साल प्लेटिनम पिक था ना, जॉर्डन कॉक्स, उसने कुछ बैटिंग में इतना अच्छा नहीं किया, लेकिन जो उसने फील्डिंग में कैचेस और रन्स बचाए ना, आई थिंक वो काफ़ी अंडररेटेड है। मतलब दे डोंट गेट नोटिस्ड, बट उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे फाइनल में अगर आपको याद हो, जॉर्डन कॉक्स ने एक छक्का बचाया था आई थिंक, फाइनल मुल्तान के खिलाफ। हम्म, और यही जो हम्म, छोटे से रन जो बचते हैं ना, ये एंड में देखें, हमें आखिरी बॉल पे सिर्फ 1 रन चाहिए था। तो काफ़ी मैटर करते हैं इन चीज़ों में।
तो फील्डिंग में ना काफ़ी ऐसी चीज़ है जो यू नीड टू बी यू नीड टू फोकस ऑन। और उसके अलावा भी जैसे ऑल राउंड पैकेज है, जेसन होल्डर इस्लामाबाद लाइक्स ऑल राउंडर्स। ऑल्दो इसके अलावा भी आई लाइक फ्यू अदर ऑप्शंस एज वेल, जैसे ऑस्ट्रेलिया से विल सदरलैंड है, उसका मैं देख रहा हूँ बीपीएल में काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मुझे एक और भी पसंद है वियान मल्डर, ये मुझे काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर लगते हैं। तो मैंने एंड कहा कि इनको भी पिक करते हैं, तो आई वुड लाइक इट। बट अगर इनकी पर्सनल प्रेफरेंस जेसन होल्डर है, एंड कंसिडरिंग वी हैड आई थिंक द थर्ड और फोर्थ पिक इन डायमंड, तो मतलब देयर वर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। और अगर हमने जेसन होल्डर ही पिक किया ना, मतलब द इस्लामाबाद वाज वेरी क्लियर कि हमें होल्डर ही चाहिए। मतलब ये तो ऐसे लोग हैं ना जो बैठ के, इनके पास सारा एआई मॉडल्स होते हैं, डेटा सारा इन्होंने किया होता है एनालाइज। इनको लगता है कि जेसन होल्डर हमारी टीम को बेस्ट सूट करता है, देन ही इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट फिट फॉर अस इन दैट केस। सही। अच्छा, जेसन होल्डर का मैंने ऑब्वियसली बात है, हर रीजन की क्रिकेट डिफरेंट है। तो साउथ एशिया में आपके पास इस तरह के प्लेयर जो कि पहली बार खेल रहे हैं पीएसएल, तो आप देखते हो यार कि उन्होंने बीपीएल में या आईपीएल में कैसा खेला हुआ है। एंड आई थिंक एक सीज़न था इन पर्टिकुलर इन आईपीएल जहाँ पे जेसन होल्डर आई थिंक सनराइजर्स के साथ खेला है, और ही वाज डोमिनेटिंग इन एवरी डिपार्टमेंट। वो बैटिंग में भी रन कर रहा था और नए बॉल से ही वाज वेरी इफेक्टिव। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक रीज़न इसको पिक करने की ये भी हो सकती है कि क्योंकि ये नया बॉल बहुत अच्छा कराता है, इसका बॉल स्विंग होता है, और नसीम को जो एक दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए अलॉन्ग विद इमाद, वो मेरे ख्याल से एक अच्छी ये सपोर्ट दे सकता है। एंड ऑब्वियसली ठीक है कि बहुत कोई बड़ा नाम नहीं है और सबको यही लगता है कि भाई बड़े बड़े नाम उठाओ, बट आई थिंक टीम की रिक्वायरमेंट देखते हुए आई थिंक इसकी पिक इतनी कोई बुरी पिक नहीं है मेरे लिहाज से, बिकॉज ही कैन टिक दैट बॉक्स के इसको आप हिटिंग के लिए भी बेच सकते हैं, ये नया बॉल भी करा सकता है, एंड देन लीडरशिप इसने की हुई है, कैप्टनसी की हुई है, तो ऑन फील्ड भी काफ़ी जो है ना आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो अच्छा शहरयार भाई, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँ होल्डर के ऊपर। जी। अभी मैं देख रहा हूँ होल्डर ने अभी आज ही जो है ना वो 4 ओवर में 24 रन दे के 2 विकेटें ली हैं। ये अबू धाबी नाइट राइडर की तरफ से खेल रहा है और 9 गेंदों पे 27 रन भी आज उसने बनाए हैं। और जो 2 दिन पहले मैच हुआ है उसमें इसने 4 विकेटें ली हैं। हाँ, पिछले तो मैच में भी लिए हैं, हाँ। तो ये देख लें, दुबई में खेल रहा है तो वो हाँ, कंडीशंस आ गई। एग्जैक्टली। तो और देयर इज़ अ बिग चांस कि जो अभी दुबई में जिस तरह की कंडीशंस है ना, आपको सिमिलर कंडीशंस उस टाइम पे पाकिस्तान पे भी मिले। तो फट्टा विकेट जो हमें फरवरी मार्च में मिलती है, देयर इज़ अ बिग चांस कि शायद इस बार उस तरह से ना मिले, आपको बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी। लाइक हर ग्राउंड में शायद ना मिलें, बट मुल्तान है या कराची है, इन जगहों पे आपको बिल्कुल मिलेंगी। तो इट्स अ गुड पिक। तीसरी पिक आप लोगों ने एक और ऑलराउंडर की ही इज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पीएसएल, बेन डोरिश। सैंपल साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है इस रीजन में, आई थिंक ही प्रीडोमिनेंटली प्लेस बीबीएल, और आई अभी आई थिंक थिंक वहाँ पे इसमें शायद ये जो एंड्रियस वॉस है आई थिंक ये गोल्ड में पिक हुआ था। नहीं, वो तो सप्लीमेंट्री में या सिल्वर में जाके हुआ है, सिल्वर में हुआ है नहीं, आई वो थिंक वो। वो सिल्वर, हाँ ठीक है, वो सिल्वर में हुआ बिल्कुल। तो इसने मुझे नहीं लगता इस रीजन में कोई बहुत क्रिकेट खेली है, इसका ज़्यादातर ये बीबीएल खेला है, और आई थिंक अभी वो शायद टॉप विकेट टेकर में है या टॉप 3 में आता है ये ही इज़ अ फॉरेन फ़हीम अशरफ। पर ये कि बेसिकली लेफ्ट आर्म बॉलर है, बट इसका रोल वही फ़हीम अशरफ वाला रोल है। अब आपने शुरू में एक बात की थी कि ऑब्वियसली जब नए प्लेयर्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के, तो वो पाकिस्तान में आके उनका परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बॉलिंग में तो आई एम श्योर के इस पे कोई बहुत ज़्यादा रिलायंस बॉलिंग पे नहीं होगी, क्योंकि जिस किस्म का मीडियम पेस बॉलर है, चांसेस होंगे कि ये ही विल गो फॉर द रन्स। मगर इसका जो एज होगा वो उसकी बैटिंग होगी, क्योंकि ही कैन रियली हिट द बॉल नीचे से आके। तो आप लोग को इसकी पिक कैसी लगी शाम वगैरह? ऑनेस्टली काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक थी, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पिक मेरे ख्याल से ड्राफ्ट में, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेन डॉर्चेस लेंगे, लेकिन इसकी भी यही है कि ऑलराउंडर है। ये अभी तक मेरे ख्याल से मैंने इसको आज तक सिर्फ सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए देखा, इनके लिए हर साल खेलता है। आई थिंक इसकी ज़्यादा मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराता है, पेस उसकी 130s में होगी, मिड 130s है।
एंड ऑफ कोर्स ही कैन हिट द लॉन्ग बॉल एज वेल। तो उस हिसाब से आई थिंक ही इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर डेप्थ, जैसे कभी आपने कंडीशंस के हिसाब से ऑफ कोर्स। और एक हमारा ये था कि इसने एक लेफ़्ट आर्म एंगल प्रोवाइड करते बॉल के साथ। हमारे पास अभी लेफ़्ट आर्म सिर्फ रहमान रईस है टीम में, इसके अलावा। तो एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक तरफ से राइट एक तरफ से लेफ़्ट, या टीम को डिफरेंट ऑप्शंस देता है। और बाकी आई थिंक he can either play with Jason Holder, या I think more likely option है कि he will be on the bench for Jason Holder और vice versa। एंड फिर हमारा दूसरा ओवरसीज पेसर वही राइली मेरेडिथ होगा। सही। और कुछ ऐड करना है बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पिक? इसमें बेन वाशिस का जो है ना, इसकी अगर अभी रिसेंटली ये जो सिक्सर्स की तरफ से खेल रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रहा है, लेकिन बैटिंग के साथ इसने जो है ना वो पिछले 2-3 मैचेस में स्कोर किए हैं। ये 7-8 के ऊपर जो है ना वो बैटिंग करता है, वही फ़हीम के रोल में। और इंटरेस्टिंगली इसका जो मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो आई थिंक ये 2-3 मैच खेला है, उसमें भी इसकी इकोनॉमी काफ़ी हाई है, लेकिन ओवरऑल इसके कैरियर की 142 मैचेस में इसका इकोनॉमी रेट जस्ट 8.16 है T20s में। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छी पिक है अगर उसकी स्टैट वाइज उसके चाहें। 142 मैचेस में 8.16 का उसका इकोनॉमी रेट है। उस हिसाब से देखें तो आई थिंक कोई बुरी पिक नहीं है, और बैटिंग भी करता है, स्कोर भी कर रहा है, छक्के भी लगाता है। तो अभी जिस दिन पिक किया तो एक वीडियो इसकी काफ़ी वायरल हो रही थी जिसमें वो 2 गेंदों पे 7 चाहिए था आई थिंक, तो वहाँ पे इसने वो एक छक्का लगाया। तो आई थिंक बुरी पिक नहीं है। वही देखने वाली बात यही है कि यहाँ पे आके ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेयर अक्सर जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि कराची किंग्स जो है ना वो हर साल लेती है, लेकिन वो फिर यहाँ पे आके परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा डाउट है। अगर जिन बेसिस पे इसको लिया है वो तो अच्छी हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इसके बारे में भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं कि ये कैसा परफॉर्म कर पाता है, और डेफिनेटली ये स्टार्टिंग में मे बी बेंच पे ही हो। चले अब सिल्वर कैटेगरी में जो पिक्स हुई हैं वो देख लेते हैं। तो सिल्वर कैटेगरी में ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, ये बताएं आप लोग कि रुमान रईस की क्या सेटिंग है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। वो बंदा हर साल रिटेन होता है, पहले वो रेलीगेट होता है, फिर वो रिटेन होता है, फिर वो 2 से 3 गेम खेलता है मैक्सिमम, फिर वो पूरा सीज़न वो बेंच होता है, और उसके बाद फिर रिपीट होता है नेक्स्ट सीज़न के वो रेलीगेट होता है, रिटेन होता है और फिर गेम खेलता है। तो यार ये क्या है, इसके पीछे क्या आप लोगों की वो है, अरे वो रीजंस क्या है इस्लामाबाद इसके की पीछे? जान है यार, उसको हम जाने नहीं दे सकते। हमारी जान है, शुरू से हमारे साथ खेल रहा है। ऑनेस्टली जब ये 2022 में मुल्तान ने से पिक किया था ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मतलब मुझे पता था कि इतना वो हमें परफॉर्मेंस वाइज हमें नहीं अफेक्ट करेगा, लेकिन यू जस्ट वांट हिम फॉर द वाइब्स, या टीम को ना मतलब एज ए मेंटर भी हेल्प करता है टीम को। एंड इसका ना जैसे ही इज़ बेसिकली इस्लामाबाद थ्रू एंड थ्रू, ही रिप्रेजेंट्स द फ्रेंचाइज वेरी वेल। और हमने इसको काफ़ी इंजरी के टाइम उसको बैक किया था, रेहान भाई किसके साथ वो पॉडकास्ट हुई थी, इसमें काफ़ी ने इसके बारे में बात की थी। हमने इसको काफ़ी बैक किया हुआ है, इसके करियर को सपोर्ट किया हुआ है। तो एंड ऑनेस्टली इसके ना परफॉर्मेंस अगर देख लेना, जैसे खेलता भी है पावर प्ले में, उसको इतनी वो नहीं मार पड़ती जितनी जैसे बंदा सोचे। ही इज़ एक्चुअली प्रीटी इकोनॉमिकल। पिछले साल भी इसने ना सही खेला था, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि इसने बहुत रन दिए, कुछ ऐसा किया। पावर प्ले ओवरऑल ये 3 ओवर कराता है हर गेम, प्रीटी मच 3 ओवर कराता है, उनमें इकॉनमी इसकी सही रहती है, विकेट्स ले देता है कभी कभार आपको। सो ही इज़ यू नो अ प्लेयर हु इज़ देयर, जैसे आप डेप्थ के लिए ले आ सकते हैं इसके लिए इसको। और बाकी इसका ओवरऑल भी ना मेंटरशिप वाइज, जैसे हुनैन शाह आपके पास यंग बॉलर है, उसको हेल्प कर सकता है। ड्रेसिंग रूम वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है इन फ्रेंचाइज में। इसमें अभी रिसेंटली ना इसका लास्ट वीक में आई थिंक इसका एक पॉडकास्ट आया है, रेहान के साथ। तो उसमें इसने कहा कि मैंने जब वो बीमार हुआ था उसके बाद जब मैं ठीक हुआ हूँ, तो उसके बाद मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड पर कि मैं आपका ही पार्ट रहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी रोल में हूँ, एज ए प्लेयर या कोई भी रोल आप मुझे दे दें, तो मैं इस्लामाबाद के साथ ही रहना चाहता हूँ। चलें वो बात तो ठीक है, नौकरी भी पक्की हो जाएगी कि आप रहना चाहते हो बेशक, अगर एज ए प्लेयर नहीं तो वो उन्होंने एज ए बॉलिंग कोच भी इसको रखा था आई थिंक एक सीज़न में। तो अगर दूसरे उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आई थिंक कि वो जब भी खेला है तो बुरा नहीं खेला।
मुझे इसके टोटल एक ओवर मुझे याद आ रहा है, पिछले आई थिंक पिछले सीज़न में नहीं, उससे पिछले सीज़न में इसका एक मैच था जिसमें इसको एक ही ओवर में काफ़ी मार लग गई थी और उसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इसको लग जाएँगे, बहरहाल वो लग गए। लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये एक समझदार बॉलर है। जिस तरह पाकिस्तान में अब हमारे पास हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, शाहीन अफरीदी है या हारिस रऊफ हैं, तो ये कभी भी हमेशा इनके ऊपर मुझे तो भरोसा नहीं रहता। नेशनल टीम में है, सब कुछ है, परफ़ॉर्म भी करते हैं। जब वो करंट सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पे ये परफ़ॉर्म नहीं कर पाते और वहाँ पे मार लग जाती है। तो पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर था और उसके बाद अगर कोई प्लेयर मैं समझता हूँ, जो मेरी राय के मुताबिक गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रोमान रईस भी वो वैसा ही समझदार बॉलर है। बेशक इसके पास पेस है या नहीं है, या आमिर की भी अब कम हो गई है, रोमान की तो बिल्कुल नहीं है। ये एक समझदार बॉलर है, इनको पता है कौन-सी लेंथ के ऊपर बॉलिंग करनी है और अपनी फील्डिंग कहाँ पे लगाई है, फील्डिंग के अकॉर्डिंग ये बॉलिंग करते हैं। जो हमारे बाकी बॉलर्स होते हैं ना, जैसे आप यूएसए वाला मैच देख लें, आपकी फील्डिंग कैसी थी और बॉलिंग कैसी हो रही थी लास्ट ओवर में। तो ये उस तरह का बॉलर है कि ये अपनी फील्डिंग के अकॉर्डिंग जो इनका प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग मार तो लग जाती है, आप जितना मर्जी प्लान बनाओ। जब आपका दिन नहीं होता तो आप बेशक अच्छी बॉलिंग भी करो, आपसे वो उस लेंथ के ऊपर बॉल नहीं होती, या बेशक आप उस पे करें तो बॉलर जो है ना, बैट्समैन जो अच्छी शॉट खेल जाता है, आपको मार लग जाती है। तो आई थिंक ये उस हिसाब से ये एज़ ए बैकअप बिल्कुल ठीक है। खुदा न खास्ता नसीम को कोई इशू हो जाता है या लेफ्ट हैंड आपको चाहिए कि आपने खिलाना ही खिलाना है इसको, तो आपके पास वो एक ऑप्शन है, तो आई थिंक के बुरा नहीं है, 2-4 मैचेस तो वो खेलेगा और अगर उसकी फॉर्म लग गई तो फिर ज़्यादा भी खेल सकता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद ये कंटिन्यू करेगा, लेकिन वो टीम कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि फिर वो बस ये 1-2 मैच ही खेलता है। तो बस वही है, थोड़ा-सा वो इस्लामाबाद की तरफ से समझ लें कि उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अगर फ़हीम अशरफ रिटेन होता तो फिर शायद ये इसको निकाल देते। तो जब इनको पता था कि फ़हीम ने नहीं होना, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो यार ये आ रहा है तो बस इसको सिल्वर में रिटेन कर लेते हैं। तो आई थिंक ठीक है, 50-50 नॉट बैड। चलें अब नए एक्चुअल मैच विनर पर आ जाते हैं। आप लोगों ने एक और मैच विनर उठाया है इस बार, मोहम्मद नवाज। तो ये वाली पिक कैसी लगी आप लोगों को, क्योंकि एक रियल मैच विनर आपके पास ऑलरेडी है, वो आपको चैंपियनशिप भी जितवा चुके हैं, फिर आपने एक और मैच विनर उठा लिए। अब और क्या जीतना है आप लोगों ने? या यकीन करें कि ये बड़ी अच्छी पिक है। बेशक वही हम हर दफ़ा थोड़ा-सा जो है ना, वो कुछ प्लेयर्स की वो मीम्स बनी होती हैं, तो उनकी बेसिस पे जो है ना वो हम उनको जज करते हैं। अब इससे पहले नवाज़ के ऊपर बात करने से पहले मैं हल्का-सा ये कि इस्लामाबाद हमेशा टॉम करन को पिक करती थी। इस दफ़ा हैं। लाहौर ने पिक कर लिया और सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वो राइवलरी चल रही होती है ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की और लाहौर कलंदर्स की है। ठीक है? उसमें लाहौर कलंदर ने हमेशा इस्लामाबाद यूनाइटेड का मज़ाक बनाया कि आप टॉम करन को पिक करते हो। इस दफ़ा उन्होंने पिक कर लिया और अब वो उसके ऊपर जो है ना वो लिख रहे हैं कि नहीं, नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, हाँ, पहले ऐसा था। तो वही चीज़ है कि मोहम्मद नवाज़ आई थिंक के वो मैच विनर ठीक है, वो उसकी लक ऐसी है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से खेला है, जब भी वो आखिरी ओवर आया है, तो वो लगातार वर्ल्ड कप में 2 मैचेज़ में ऐसा बेचारा फँसा है, एक दफ़ा बैटिंग से और एक दफ़ा बॉलिंग से। दोनों ही लगातार मैच, दोनों ही पाकिस्तान हार गया और उधर से ही इसका थोड़ा-सा बुरा टाइम सही में जो है ना वो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी बैटिंग देखें, उसकी बॉलिंग देखें, उसकी फील्डिंग देखें, तो आई थिंक के 3D प्लेयर था, इसी वजह से वो इतना आगे तक आया था। क्वेटा ने उसको पिक किया, कहाँ से वो इमर्जिंग कैटेगरी से होते-होते प्लाटिनियम का 3-4 साल आई थिंक ये प्लाटिनियम में रहा है। पिछले सीज़न में भी कराची ने इसको पिक किया। तो वो ज़ाहिर है बुरा टाइम चल रहा है इनका इंटरनेशनल में, इसका भी, शादाब का भी, सबका ये निकल आए। तो पीएसएल में भी थोड़ा-सा इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, आई थिंक इसकी अपनी भी कुछ मिस्टेक्स वगैरह होंगी। थोड़ा-सा क्वेटा में भी इसको अच्छा नहीं जाना जा रहा था, ये जब ये कराची में गया तो वहाँ पे भी आई थिंक के कराची में थोड़ा-सा आपको पहले ही पता है कि उनका जो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है थोड़ा-सा टॉक्सिक था। हालाँकि पिछले सीज़न में वो सारे चेंज भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो एज़ ए व्यूअर हमें फ़ील नहीं हुआ कि वैसा था। तो आई थिंक ये नवाज़ जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आ जाएगा तो ये अब आपको वो वाली टीम याद आ गई है जिसमें इमाद वसीम, शादाब, नवाज़, हैदर ये सारे खेलते थे। वो जो रीजन की टीम थी, नॉर्दर्न। मैं भूल गया, नॉर्दर्न। तो ये सारी नॉर्दर्न की टीम जो है ना वो इकट्ठी हो गई और जब वो नॉर्दर्न के खेल रहे थे
तो वसीम की कोचिंग में, तो वो भी परफॉर्म करे। तो आई थिंक ये वही सेम टीम है, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसको नवाज को जो पिक किया। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दफ़ा नवाज को कोई भी टीम पिक नहीं करेगी, अगर पिक करेगा तो शादाब ही इसको करेगा पिक। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी पिक है। ये अब आपकी मतलब जैसे स्पिन विकेट्स होंगी, जो कि लग रहा है, और अब यकीन भी है कि स्पिन विकेट्स बनेंगी, क्योंकि अब वो वाली वीडियो मुझे याद आ गई है कि 3 स्पिनर हैं आपके पास, खिलाओ। तो वो अब आकर जो है ने जैसी पिचेस बना दी है ना, तो आई थिंक अब वो वाकई यहाँ पे ना स्पिन विकेट्स बनेंगी। तो उसमें आई थिंक फिर आपके इमाद वसीम को अगर आप रेस्ट भी देना चाहें, क्योंकि ज़ाहिर है उसके थोड़े से इश्यूज रहते हैं फिटनेस के, तो मेरे ख्याल में ये बैकअप के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही खेलेंगे, ये 11 में इसको खिला देंगे। नहीं, उसको इमाद को ब्रेक भी तो चाहिए होता है ना कि बीच में जरा बिल्कुल। रिफ्रेश होने के लिए। बट वो तो ज़रूरी, उसमें वो ज़रूरी हाँ, है। तो वो उसके लिए हैंडी रिप्लेसमेंट है। बट आई मीन ऑल इन ऑल सिल्वर में इस तरह के प्लेयर आपको मिल जाएं, बैकअप भी है, तो हु केयर्स आपको। जब आपको, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि भाई कि आप ड्राफ्ट करें ना, तो आपको अ, एक होता है कि आप प्लेइंग 11 को देखते हुए या टीम की रिक्वायरमेंट देखते हुए आप पिक्स कर रहे होते हैं, फिर एट द सेम टाइम आप ये भी देख रहे होते हैं कि आगे जाके हमारी टीम जो है वो किस तरह शेप अप होगी, या हमें नेक्स्ट ईयर क्या इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरह से मुल्तान के साथ इस बार हुआ है, उनके अच्छे सारे प्लेयर हायर कैटेगरीज में चले गए, एंड देन वो रिटेन नहीं कर पाए, एंड देन दे हैव टू लेट गो। तो आपको वो सिनेरियो भी नज़र आ सकता है, और इन केस ऑफ इस्लामाबाद के यार कि आपके 2-3 प्लेयर अगर ऊपर चले जाते हैं, तो आपके पास ऐसा लोकल नीचे कोर होना चाहिए कि अगर आपको किसी को छोड़ना भी पड़े, तो देन आपके पास बैकअप हो। तो आई थिंक उस लिहाज से इट्स अ गुड पिक। और अभी जो भी बीपीएल में उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, दे आर नॉट दैट बैड ईदर। तो मगर है कि हाँ, उसका थोड़ा सा अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। तीसरे पिक आप लोगों ने वो यूएस का बैटर उठाया है, वो जो आई थिंक ही इज़ अ मिडल ऑर्डर बैट। और वैसे तो वो ओपन करता है मुख्तलिफ लीग्स के अंदर, मगर यूएसए में वो मिडल ऑर्डर खेलता है। अम, मुझे पर्सनली वो पिक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ही इज़ अ रियली गुड बैट, स्पेशली इन द मिडल ऑर्डर, और वो बहुत अग्रेसिव खेलता भी है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को पिक कैसी लगी वो वाली? ऑनेस्टली ये बिसाइड्स मैथ्यू शॉट ने, ये मेरी फेवरेट पिक है ऑफ द ड्राफ्ट। मैंने इसका ना पिछले साल देखा था, ILT20 में आई थिंक ओपन करा था नाइट राइडर्स के लिए। तो मैंने इसकी गेम देखी थी, काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर है, काफ़ी इस तरह मारता है। और जिस तरह हम पहले पॉल स्टर्लिंग को करते थे ना, सिल्वर में हम लेते थे उसको, और वो भी ऐसी एसोसिएट नेशन के लिए खेला, कोई इतना उसको जानता नहीं था, लेकिन फिर PSL में आया, उसने तबाही मचा दी। मेरे ख्याल से आंड्रेस हाउस भी इस तरह का ही प्लेयर है, विकेट कीपर भी है। ओपन करना हो, मैथ्यू शॉर्ट या रेजी में से कोई हमने रेस्ट लेना हो तो ओपन कर लेगा। आजम खान को रेस्ट करना हो तो उसकी जगह कीपर भी है, मिडिल ऑर्डर में हिटिंग कर लेगा, स्पिन को खेल सकता है, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पिक फ्रॉम माय पार्ट। और अभी रिसेंटली इसने 100 भी किया है वहाँ पे, नेपाल की लीग में। नेपाल की लीग में तो वहाँ से इसका थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी कोई 2-4 दिन इधर उधर से इसका कोई ट्वीट आ गया था नज़र। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी पिक है। थोड़ा सा वो जब एसोसिएट प्लेयर नेशनल के प्लेयर को आप पिक करते हैं, तो थोड़ा सा आपको फील होता है कि यार ये शायद इससे कोई अच्छी भी कर सकते थे, क्यों इसको पिक किया है। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन है। इसका भी स्ट्राइक रेट जो 145 प्लस है इंटरनेशनल में। तो और बाकी फिर हमारे खिलाफ जो इसने 35-36 किए थे, वो हम नहीं भूल सकते। हम कह रहे थे कि यार आउट करो इसको, क्या कर रहे हो। तो आई थिंक अच्छी वैसे तो पिक है। ये और ये ओरिजिनली तो ये साउथ अफ्रीकन है, बट एग्जैक्टली खेलता यूएसए से है। और ही इज़ अ रियली गुड बैट। और क्योंकि आई थिंक ये स्पिन का भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो और इस कल्चर के अंदर या इस टीम के अंदर ही कैन रियली फिट इन। 4-5 नंबर पे वो काफ़ी अच्छा खेल सकता है। आई थिंक नेक्स्ट जो हम कवर कर लेते हैं वो आपके इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। तो हुनैन शाह, एवरीबडी नोज, लास्ट ईयर उसका पहला साल था। बॉलिंग में एक प्लेयर शुरू के आप रह गए, मैचेस में एक प्लेयर को कौन आप छोड़ गए हैं जो कि हमारा मैच विनर इस साल साबित होने वाला है। कौन सा? सलमान है, सलमान ओ इरशाद। या सॉरी,
अच्छा, वो जो आपने लाहौर वाली बात की ना पहले, तो सलमान इरशाद की जब पिक हुई ना, तो मैं देख रहा था, तो उस पे भी काफ़ी ट्रोलिंग हो रही थी कि यार कि आप लोगों को सलमान इरशाद ही मिला था पिक करने के लिए। वो असल में इनके साथ जब लास्ट ईयर इस PSL 9 में जब इसको पिक किया था, इन्होंने रिटेन RTM इसके ऊपर यूज़ किया था ज़ल्मी ने, जलमी क्योंकि ने। इसको रिटेन नहीं किया था। और लाहौर हाँ। कलंदर ने ना वो समीर राणा ने काफ़ी लंबी जो है ना वो स्पीच देने के बाद कहा कि हम सलमान हाँ। इरशाद को पिक कर रहे हैं। तो वो साथ ही उन्होंने मोहम्मद अकरम ने कहा कि नहीं, इसको नहीं जाने देंगे। हाँ। तो वो सीन था, लेकिन इस दफ़ा ये बड़ा बेनिफिट हो गया कि उन्होंने RTM पहले यूज़ कर लिया TKC के ऊपर। तो फिर ये हम्म। कंफर्म था कि जो इसको उठाएगा बस उधर चला जाएगा। और आई थिंक कि सलमान इरशाद ये बहुत ही अच्छी पिक है। और जेनुइनली इस दफ़ा तो जो प्लेयर्स मैंने सोचे थे वही प्लेयर इस्लामाबाद ने पिक किए हैं, जिसमें से ये समझ लें कि तीसरा चौथा प्लेयर ऐसा है कि जो मैं चाह रहा था कि यार इसको पिक करें, और पिक अच्छा, तो वैसे आ भी एक गया। चीज़ मैं आपकी बीच में काट रहा हूँ आपको, मगर जी। आपने जेन्युइनली अगर आप फोकस करें ना स्क्वाड पे, लोकल को देखें आप, तो ये जेन्युइनली नॉर्दर्न की टीम पूरी बन गई है अब, क्योंकि सलमान इरशाद ने यस, भी नॉर्दर्न से ही खेला हुआ है। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दूसरा ये चीज़ है कि इस्लामाबाद के बाद साहब पेस बैटरी जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग हो गई है। अब रायली मैरिड को देख लें, वो भी 145 प्लस है, 150 को टच करता है वो। सलमान इरशाद भी आपको पता है 140 प्लस तो वो कर रहा होता है आम हम्म। हालात में। ठीक है। और जैसे अब गर्मियों में ये सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक वो रिवर्स वाला फैक्टर जब आएगा दोपहर के मैचेस में, तो ऊपर से नसीम शाह भी 138 140 तक तो वो भी कर रहा होता है। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा जो है ना वो ट्रियो बन गया है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग, आई थिंक बॉलिंग लाइनअप भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। जो पिछले साल नहीं थोड़ी सी कमी नज़र आ रही थी ना, वो इस दफ़ा पूरी हो गई है। नहीं, और एक जो और अच्छी चीज़ है ना, एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है अपने बॉलिंग अटैक। इस तरह नहीं है कि अगर नसीम है तो एक ही तरह के बॉलर्स आप खिला रहे हैं, लेकिन आपके पास आप स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर भी है, आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस भी है, आपके पास कंट्रोल वाला बॉलर भी है, लेफ्ट आर्मर भी है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन नज़र आ रही है जो कि हेल्प आउट कर सकती है। और एक और भी और बात है बिल्कुल। कि सलमान इरशाद इवन अगर हमारे लिए ना खेले ना, कम से कम हमारे खिलाफ नहीं खेलेगा, ये एक बड़ी बात है। ये हमारे खिलाफ जब भी खेलता है ना, नाइटमेयर देता है। इसकी बड़ी गंदी ट्रॉमा देता है ये बंदा, हम्म। सलमान इरशाद। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आई थिंक ये बड़ी अच्छी पिक है। ये जब इसके साथ वाले बॉलर को मार पड़ती है ना, तो इसको भी पड़ जाती है। अभी पिछले ही सीजन में जब आमिर जमाल को मार लग रही थी, तो हमें था कि यार अब सलमान इरशाद की भी बारी है। लेकिन सलमान इरशाद लिटरली इतने अच्छे यॉर्कर कर रहा था कि इसकी वजह से हमें पिछले सीजन में भी हमें था कि यार ये उड़ा देगा, ये एक ही ओवर में दोनों को आउट कर देगा। तो बड़ा डर था इस बंदे का, हमेशा डर रहता है। और मैं तो हैरान हूँ कि यार ये बंदा अभी तक पाकिस्तान की तरफ से खेला नहीं। ये थोड़ी सी इस बंदे के साथ ज्यादती है। इसको आई थिंक 2-3 सीजन पहले पाकिस्तान की तरफ से खेल जाना चाहिए था। उस सीजन में ये बड़ी फॉर्म में था, जब आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने फर्स्ट टाइम इसको पिक किया था। आई थिंक उस टाइम पे PSL 7 में आई थिंक। तो उस सीज़न में इसने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी कि यार ये डिज़र्व करता था। जब ये ज़मान आ गया था, ज़मान का नाम आ गया था, इसका नहीं आया था। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद यार इसको भी मौका मिले, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बंदे के साथ थोड़ी-सी ज़्यादती है। मेरे ख्याल ये से इनको बेटर अपनी डिज़र्व एजेंसी चेंज करने की ज़रूरत है। करता है। मे बी। खैर, एनीवेज हम अब इमर्जिंग पर आ जाते हैं। तो हुनैन शाह, यू नो ऑटोमेटिक आप लोगों की रिटेंशन है इन टर्म्स ऑफ क्या उन्होंने दोबारा पिक किया है। लास्ट ईयर पहला साल था, आई थिंक इसी ने विनिंग रैंक्स इसी ने मारे थे। और शुरू में बॉलिंग इसकी थोड़ी सी वेवर्ड थी, पे वो बाबर के हत्थे भी चढ़ गया था एक ओवर में ये, मगर उसके बाद आई थिंक हाँ, ओवरऑल इसकी बॉलिंग बेहतर थी। और उसने क्रंच मोमेंट में आके शो किया है कि ही कैन प्ले एट दिस लेवल। तो क्विकली थोड़ा सा हुनैन शाह के बारे में बता दें, एंड देन वी विल मूव ऑन टू साद मसूद जो आप लोगों ने नेक्स्ट पिक किया। हुनैन शाह जो है ना, आई थिंक हमने कोई और भी पिक करता ना तो हमने RTM उस पर यूज़ कर ही देना था, मतलब वो प्रायोरिटी थी मैचिंग में। इसका यही वजह है कि हमारा मिडिल ओवर्स में रिवर्स स्विंग कराता है बड़ी अच्छी। पिछले साल भी हमने देखा था जिस तरह उसने
शान मसूद को आउट किया था उसने, उसकी आई थिंक पहली विकेट थी पीएसएल में, और डेथ ओवर्स में भी ना काफ़ी एक काम आ सकता है। और इसके ना एक कैरेक्टर भी है, जैसे पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने इसको, बड़ा बाबर आजम ने इसको मारा था, लेकिन फिर इसने जो रिटर्न मैच था पिंडी में, इसने पहले ओवर में डबल विकेट मेडन लिया था। तो इस तरह मतलब ही इज़ इसके ना बॉलिंग का तो ना सबको पता है कि यंग है, इवन अगर मार पड़ेगी तो ही कैन इम्प्रूव इट। उसका एक मसला था फील्डिंग में उसने काफ़ी कैचेस छोड़े थे, और अगर उधर उसने इम्प्रूव कर लिया ना तो फिर ये तो हर मैच हमारे लिए खेल सकेगा आराम से। उसका मुझे डाउट नहीं है कि ये काफ़ी बड़ा प्लेयर बन सकता है, कि इसके पोटेंशियल में देख सकता हूँ इसमें भी और अवैध शाह में भी। और दोनों ना काफ़ी डिफरेंट बॉलर हैं। अवैध शाह आप देखें न्यू बॉल के साथ कराता है, हुनैन शाह मेनली ओल्ड बॉल के साथ रिवर्स करता है, ये एम्स फॉर द यॉर्कर स्टम्प्स पे एम करता है। उस तरह का एग्रेसिव बॉलर है ना, जो इसे हर टीम को इस तरह का चाहिए होता है। सही। साद मसूद के बारे में बताएं। साद मसूद का बहुत नाम चल रहा था। आई थिंक काफ़ी फ्रेंचाइजेस ने उसको टारगेट किया हुआ था साद मसूद को। और आई थिंक क्योंकि इस्लामाबाद की शायद दूसरी या तीसरी पिक थी इमर्जिंग में, तो दे वर एबल टू गेट हिम। तो साद मसूद की पिक कैसी लगी एज एन इमर्जिंग प्लेयर? ये भी शादाब खान टाइप प्लेयर है, 3D प्लेयर है, लेग स्पिन कराता है, मिडल ऑर्डर में खेलता है, और सुनता आ रहा हूँ फील्डिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है। वैसे मैंने इसको इतना देखा नहीं है, लेकिन जिस टाइप का प्रोफाइल मैं सुनता आ रहा हूँ, ही कैन बी अ गुड प्लेयर, ऑल्दो आई थिंक। इसने इसने मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, इसने अभी ये जो चैंपियंस कप हुआ है ना T20, उसके अंदर एक पता नहीं स्टैलियंस से खेल रहा था या लायंस से खेल रहा था, तो वो ऊपर से टीम पूरी लग गई थी, तो इसने नीचे से आके सिंगल हैंडेडली वो 60-70 रन की इनिंग खेल दी थी। तो वहाँ से इसका काफ़ी नाम बन गया था कि यार कि ये एक इमर्जिंग प्लेयर बहुत अच्छा है। ये मार्कोर की तरफ से ना खेलता है, मार्कोर का प्लेयर है बेसिकली। अच्छा। अभी चैंपियंस कप है ना मार्कोर की तरफ से। तो इसका ये है, वही जैसे तला ने बताया कि मतलब इसको वो कह रहे हैं कि ये शादाब खान टाइप की प्लेयर है। तो ज़्यादा इसकी जो है ना वो बैटिंग की ज़्यादा तारीफ की जा रही है। तो ये पहले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से एक मैच खेल चुका है 200 के स्ट्राइक रेट से। तो एक ही मैच इसने खेला है। तो बॉलिंग में तो खैर इसको मार लगी थी, लेकिन बैटिंग में उसने आई थिंक वो 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, थोड़ा ही 15-20 ही बनाया था आई थिंक। तो ये सीन है। वैसे इसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है। तो ये इसके वीडियोस वगैरह भी मैंने देखी हैं, तो छक्के ये ठीक ठाक लगाता है, इसका अच्छा स्टाइल है। तो बाकी बॉलिंग का मुझे इतना ऐसा पता नहीं है, लेकिन बॉलिंग की भी इसकी जो है ना वो काफ़ी प्रेज कर रहे हैं, लेट्स सी। लेकिन बेसिकली वो लोअर ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में आप इसको एज ए फ्लोटर भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी पिक है, और मे बी कि ये स्टार्ट भी कर सकता है अगर हुनैन शाह, लेकिन आई थिंक ये हुनैन ही करेगा स्टार्ट तो 11 में, क्योंकि हुनैन को एज ए डेथ बॉलर जो है ना वो कंसीडर कर रहे हैं। तो ठीक है, हालांकि मैं पर्सनली जो है ना वो मुझे तो उबैद अच्छा लगता है, और पिछले साल भी मैंने आपको बताया था कि उबैद से ही ये स्टार्ट करेंगे। तो वो ऑल्दो के स्टार्ट उसी से किया था, लेकिन वो अभी ज़ाहिर है बच्चा है, इतने बड़े स्टेज पे जब वो आया तो बस वो प्रेशर आई थिंक हैंडल नहीं कर पाया। लेकिन बड़ी अच्छी उसकी पिक क्या मुल्तान की तरफ वो चला गया, तो आई थिंक कि वो इस साल कुछ करेगा लाजमी। वो मुझे ऐसा लगता है कि हुनैन से वो बड़ा बॉलर है। लेकिन चलें, हुनैन ने अब टाइटल जितवाने में जो आखिरी जो नेल इन द कॉफिन था, तो वो इसने ही लगाया। बनता था कि इसको रखते। सही। अच्छा, आप सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आप लोगों ने सिर्फ 2 ही पिक्स की हैं और 2 रिजर्व रखी हुई हैं, तो रायली मेरेडिथ और आरवीडी रसी वंडरडूसन। तो रायली का तो पहला सीज़न होगा ये, तो उस पे तो आई डोंट नो कि आप ज़्यादा बात कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसने शायद एक सीज़न आईपीएल में खेला है, और बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग और पेस जितनी इसकी है काफ़ी ये एक्सपेंसिव चला जाता है इन बैटिंग कंडीशंस, तो और थोड़ा वेवर्ड भी है, तो कुछ कमेंट इस पे करके एंड देन हम आरवीडी पर आ जाते हैं। यस, हमने क्योंकि ना पहले सारे ऑलराउंडर लिए थे, डॉर्शिस और होल्डर, एक हमारा बनता था कि एक प्योर पेसर भी लें, उसकी हाई पेस हो जिसकी, और जो नसीम को सपोर्ट कर सकते हैं। ये न्यू बॉल कराता है, काफ़ी अच्छी कराता है, पेस स्विंग इसको मिलता है सारा। तो उसमें हम
काफ़ी हेल्प मिल सकती है। डेथ ओवर्स में आई थिंक ये भी मार खाता है, तो हो सकता है कि हम इसको शुरू के 2 ओवर्स दें और बीच तक इसको ख़त्म कर दें ओवर्स। फिर डेथ में नसीम शाह होगा उसके साथ, हुनैन हो सकता है, सलमान निशाद हो सकता है, जो भी मतलब कॉम्बिनेशन उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से अच्छा बॉलर है। वी नीड हाई पेस एज़ वेल, इट्स ऑलवेज़ अ फैक्टर। Although high pace isn't necessarily the only thing you look at in a bowler, but it's definitely something which is important for a bowler. अभी रिसेंटली इसकी फॉर्म जो है ना वो अच्छी चल रही है। एक मैच के वो अभी रिसेंटली उसका एक ओवर जो उसने नो बॉल्स काफ़ी ज़्यादा कर दी जिसको मार लग गई, तो वो काफ़ी जो है ना वो वायरल की हुई है लाहौर कलंदर्स ने। अरे भाई लेकिन वो उसके अलावा पुरानी वीडियो है यार, हाँ, वो वो थिंक अभी इस साल 4-5 की साल नहीं है, पुरानी वो है। 4-5 हाँ साल बस पुरानी वीडियो है। वो एक ओवर में पता नहीं कोई 17 या 18 रन हाँ उसने दिए थे। मैं इतना हैरान होता हूँ बाज दफा इस तरह की चीजें देख के कि यार आप लोग क्या कर रहे हो यार, देख तो लो। हाँ। फिंच खेल रहा है। फिंच खेल रहा है, वही तो। पता नहीं कहाँ से कहाँ लेकर आया है। अ, वही ना, क्योंकि मैं इसका देख रहा था जब ये पिक हुआ तो इसके स्टैट्स वगैरह मैं देख रहा था, तो इस साल इसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो पावर प्ले में ये बॉलिंग कर रहा है और काफ़ी इकोनॉमिकल इसके मतलब 4 और 20 24 28, तो इस तरह के इसने इसके जो है ना वो स्कोर्स, तो इकोनॉमिकल बॉलर रहा है इस साल। तो वैसे ज़ाहिर है जिसकी पेस 150 पे जो कर रहा होता है वो थोड़ा सा वेवर्ड भी होता है, रन्स भी उसको लगते हैं। तो यही चीज़ है डुआर्शियस, और इसका देखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्यू शॉट का तो मुझे लग रहा है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इन दोनों बंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, स्पेशली इस मैरिडिथ के ऊपर, क्योंकि ये एक बॉलर है, इसने तो खेलना ही खेलना है। और आपने 3 प्लेयर्स तो फॉरनर आई थिंक खिलाना ही होते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें ऊपर से मैथ्यू शॉट आ जाएगा, और एक बॉलर ये वाला तो लाजमी खेलेगा, और इसके अलावा फिर एक आपने बीच में ऑलराउंडर। आई थिंक ये 3 प्लेयर्स के साथ ही ज़्यादातर जो है ना वो खेलेंगे, 3 फॉरनर के साथ। तो जब आपने 3 रखने हैं तो उसमें एक बॉलर आपने इसको लाजमी खिलाना है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसका चलना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है, कुछ कह नहीं सकते। और वो आईपीएल में जब ये पिक हुआ था तो आई थिंक ये कोई 8-10 करोड़ में पिक कर लिया था पंजाब किंग्स ने। बहुत यंग था उस वक्त। तो हाँ, तो उसमें हम इसका मजाक भी बनाते रहे हैं वैसे, लेकिन अब ये फिर वो जिसका मजाक बनाते हैं कभी ना कभी उसकी तारीफ करनी पड़ जाती है। तो अब वो हमारे पास आ गया, लेट्स सी। उम्मीदें तो हमारी अच्छी हैं, बाकी अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के बॉलर्स जो बीबीएल वगैरह में परफॉर्म करते हैं, जब वो पीएसएल में आते हैं या इधर आईपीएल वगैरह में कोई पिक होता है तो फिर वो इतना कोई ख़ास परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अभी देखना पड़ेगा इनका थोड़ा सा। अच्छा, इस्लामाबाद ने पिक किया सैम बिलिंग्स को और लाहौर ने आरटीएम मारा, और फिर इस्लामाबाद ने रेसी वंडरडूसन को पिक कर लिया। अब ये बताएं आप लोग कि सैम बिलिंग्स को पहले क्यों पिक किया इस्लामाबाद ने। अगर सैम बिलिंग्स इनको मिल जाता तो वो कैसा रहता स्क्वाड के अंदर, और अब क्योंकि आप लोग को आरबीडी मिल गया है तो उसकी इंक्लूजन कैसी है आप लोगों के लिए। लेकिन दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो पहले इस्लामाबाद के लिए खेल चुके हैं। सैम बिलिंग आई थिंक पहले 2 सीज़न हमारे लिए खेला था, परफॉर्म भी किया था उसने। रैजी हमारे लिए आई थिंक 1 साल खेला था, 2022 था आई थिंक। ऑल्दो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगले साल जिसने लाहौर के साथ खेला था तो ऑब्वियसली सबको पता है किस तरह का परफॉर्मर है। तो अभी वही रेहान भाई की पॉडकास्ट देखा था, कह रहे थे कि उनकी यही डिस्कशन चली थी कि बिलिंग्स लें आरबीडी लें। तो फिर एंड में मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी मिल जाए ना बस सही है। तो उन्होंने यही ट्राई किया कि हम बिलिंग्स उसका नाम लेंगे, तो उन्हें पता था कि लाहौर ने इसको आरटीएम करना है, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्राई कर लिया और लाहौर ने एक्सपेक्टेडली आरटीएम किया, और हमने फिर कहा कि हमें रैजी चाहिए। अगर हम पहले कहते कि हमने रैजी पिक करते, फिर लाहौर उससे आरटीएम कर देते और वो हम बिलिंग्स ले लेते। तो इसी तरह सीन था आई थिंक। हम जिस जो भी हमें मिलता ना तो हम उसे ले लेते, हम मतलब माइंड नहीं करते कि हम बिलिंग्स मिले रैजी मिले। लेकिन रैजी आई थिंक हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसने पिछले साल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और ओपन भी कर सकता है और वन डाउन भी आ सकता है, तो इस तरह से सही प्लेयर है। सही। इसमें जो लाहौर का था, लाहौर का आई थिंक उन्होंने इसको आरबीडी को लेना ही नहीं था, क्योंकि अगर उसको लेना होता तो कहीं ना कहीं वो ड्राफ्ट में अगर रिटेन नहीं भी किया था ना तो पहले ही उसको कहीं ना कहीं वो पिक कर सकते थे। अभी भी वो सप्लीमेंट्री में आया गोल्ड कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, उसको जो मिलेंगे वैसे उसको गोल्ड की कैटेगरी में मिलेंगे।
मतलब उसने अपनी कैटेगरी को गोल्ड तक नीचे आप कर सकते थे। तो अगर लाहौर के वो प्लान्स में होता तो डेफिनेटली लाहौर उसको कहीं ना कहीं पे एडजस्ट कर लेता, गोल्ड वगैरह में ये ऊपर नीचे कहीं पे कर सकता। यार फैसल भाई इधर ही रुके। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बंदे ने हम थोड़ा सा साइड ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एक बंदे ने आपके लिए इतना अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर, पूरी बैटिंग उसने आपकी कैरी की। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स इन द पीएसएल। और आप नेक्स्ट सीज़न में आके उसको आप ठीक है आप रिटेन नहीं करते क्योंकि वो शायद प्लेटिनम में पिक होना चाह रहा था एंड व्हाट नॉट, और आप उसको ड्राफ्ट में कभी भी पिक नहीं करते। लाइक इसके पीछे आपको क्या लॉजिक नज़र आ रही, क्यों क्यों नहीं किया उन्होंने पिक इसे? यार इसमें प्लाटिनियम में मेरा नहीं ख्याल कि उसने ये ऐसा कहा होगा कि मैं प्लाटिनियम में, क्योंकि वो गोल्ड तक तो वो नीचे जा रहा था। अभी जो सप्लीमेंट्री में पिक हुआ है, अभी रेहान ने बताया कि वो गोल्ड कैटेगरी के हिसाब से है, क्योंकि सप्लीमेंट्री में वो आप शो नहीं कर सकते किसमें, लेकिन वो ये है कि वो गोल्ड के हिसाब से पिक हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। उनके प्लान्स में क्यों नहीं था, अगर बेशक उसने पिछले सीजन में परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल लाहौर के अंदर का जो सीजन था वो काफ़ी बुरा था उनके लिए। और उसमें रीज़न ये भी था कि उन्होंने कुछ कंप्रोमाइज़ेस किए थे अपने प्लेयर्स के ऊपर, अपने कोर के ऊपर, जो कि उनकी कोर का हिस्सा है अब्दुल्ला शफीक, उसको बाहर बैठना पड़ा था रेसी की वजह से, ठीक है। और फिर उनको इशू आ रहा था क्योंकि उनको ऐसा अब्दुल्ला को इस दफ़ा उन्होंने एज ए ओपनर लेना ही लेना था, वो पहले ही से उनका प्लान था, क्योंकि पिछले सीज़न उसके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, कोर प्लेयर को बाहर बिठा दिया। और उससे ज़्यादा मैच तो आई थिंक वो कामरान गुलाम को बीच में 2-3 मैच खिला दिए थे। तो मेरे ख्याल में ये उनके प्लान में नहीं था। यहाँ पे वो हर हाल में उनको एक विकेट कीपर फॉर्मेट चाहिए था। तो उसी वजह से उन्होंने वो साल परेरा को भी लिया है। तो बाकी उनकी नज़र में आई थिंक ये भी था, सैम बिलिंग था कि सैम बिलिंग को हम लें। तो मेरे ख्याल में उनके प्लान में बिल्कुल उनकी लिस्ट में ही नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। और उसकी रीज़न यही है कि अगर वो रेसी को खिलाते तो फिर वो इनका इशू आ रहा था कि वो नंबर 3 पे खेलेगा। अब अब्दुल्ला ऊपर आ गया, हालाँकि मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा इनके पास मिर्ज़ा ताहिर बेग था, उसको भी ये खिला रहे थे। तो वो थोड़ा-सा इनका था कॉम्बिनेशन का इशू, तो मेरे ख्याल में नहीं, अब वो इनको तो मिडल ऑर्डर में ही चाहिए। सबसे बड़ा तो उन्होंने जो मेरे ख्याल से तो ब्लंडर था वो साहबजादा फरहान को डायमंड में उठा लिया था उन्होंने, और उसकी वजह से अब्दुल्ला को भी बाहर बिठाना पड़ा इनको, मिर्ज़ा ताहिर बेग को भी बाहर बिठाना पड़ा, और फिर रसी को ऑब्वियसली क्योंकि वो वन डाउन पे आगे इतना परफॉर्म कर चुका था तो उनको दे हैड टू स्टिक विद हिम। तो वो तो आपने ऑलरेडी पहले ही डिसाइड कर लिया था ना ये चीज़। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में ये लाहौर कलंदर ने अगर कहीं न कहीं अपने जो उनके वो जिस तरह से माइंडसेट के साथ जाते हैं ना, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने उसको बैक किया है, जो कि पिछले सीज़न में उन्होंने नहीं किया था। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। जैसा उन्होंने ट्वीट वगैरह में पहले शो किया था कि जैसे वो डेविड वार्नर को पिक करने वाले हैं। समीर राणा ने एक ट्वीट इस तरह किया था, रीट्वीट। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद, लेकिन जैसे उन्होंने डैरेल मिचेल को लिया है, तो क्योंकि उन्हें चाहिए मिडल ऑर्डर में, तो मेरे ख्याल में अब वो लाहौर कलंदर जैसे पहले पिक्स करता होता था, अब वो वैसे बिल्कुल नहीं करता। वो बिल्कुल जो चीज़ उनको चाहिए, इवन कि सारी 6 की 6 टीमों ने इस दफ़ा मेरे ख्याल में बड़ी बैलेंस टीम्स बनाई हैं। जो चीज़ उनको चाहिए वही उन्होंने ली है। थोड़ा-सा कराची और कोयटा ने आई थिंक वो थोड़े से ओपनर्स ज़्यादा ले लिए हैं। उनमें हल्का-सा, लेकिन वो भी ऐसा कोई इतना इश्यू नहीं है उनके लिए। बाकी उनका टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ़ कॉम्बिनेशन का उनका मसला था थोड़ा-सा, तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, आरवीडी ने परफ़ॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल हमारा सीज़न तो अच्छा नहीं था। तो हमें टोटल जो है ना वो नए प्लान के साथ जाना चाहिए, जो उनका पहले चल रहा था। तो आई थिंक यही एक इश्यू लग रहा है। सही। अच्छा, हमने स्क्वाड तो डिस्कस कर लिया, अब आप लोग अपनी अपनी प्लेइंग 11 बनाएं एंड देन उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करके एंड देन वी विल रैप इट अप। थिंक ओपनिंग में तो ना आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि हम अपना बेस्ट 11 जो होगा ना उसमें मैथ्यू शॉट और रेजी ओपन करेंगे। ये हमारे पास दोनों अग्रेसिव हो सकते हैं। रेजी स्पिन को अच्छा खेलता है, ही कैन बी जैसे बैलेंस प्लेयर है, ही कैन एंकर एंड ही कैन हिट एज वेल। फिर वन डाउन पे आ जाएगा सलमान अली आगा, आ जाएगा जैसे पिछले साल था, उसका भी वैसे ही रोल होगा जैसे पिछले साल था। मिडिल ऑर्डर में आपके पास शादाब, आज़म खान, ये सब स्पिन को मार सकते हैं एंड काफ़ी बैलेंस्ड प्लेयर्स हैं। इमाद वसीम है, वो फ्लोटर टाइप प्लेयर आता है, जैसे आपको चेस में आपने काफ़ी विकेट्स आपने लूज़ कर दिए तो इमाद वसीम को आप ऊपर लेके आ सकते हो, एंकर करेगा, एंड तक इनिंग्स खेलेगा जैसे इसने प्ले में किया था। हैदर अली फिनिशर प्लेयर आपके पास आ जाएगा। और
रेहान भाई ने एक ये भी बात की थी कि यू कैन सी अ सरप्राइज ओपनर एज वेल, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है हैदर अली से एक दो गेम ओपन करवा दें। इट्स पॉसिबल अगर कंडीशंस फेवर करें या कोई ट्राइंग समथिंग न्यू। फिर उसके नीचे आपके पास आ जाएगा जेसन होल्डर या बेन डॉर्शेस, पर आई थिंक जेसन होल्डर से शुरू करेंगे। नीचे नसीम शाह, हुनैन शाह, नो ब्रेनर्स एंड राइली मेरेडिथ। इस तरह हमारा आई थिंक बेस्ट 11 बन जाएगा। फैसल भाई आप बताएं अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही बन रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं अगर जो इस प्लेइंग 11 में चेंज करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मनरो के साथ ये स्टार्ट करेंगे, और मेरी नज़र में जाना भी मनरो के साथ ही चाहिए। अगर मनरो की फॉर्म नहीं, 2 मैचेस तो उसको पहले मिलने चाहिए। अगर वो आपको समझ आ रही है कि यार इसका मतलब नई फॉर्म आ रही, तो आई थिंक फिर वो आरवीडी के साथ चले जाएँ। क्योंकि अब ये है कि ये दोनों बंदे एक साथ नहीं खेल सकते। अगर आप इन दोनों को एक साथ खिलाओगे तो फिर आपको जो आपके कोर प्लेयर्स हैं उनमें से आपको एक आधे को बाहर करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इनमें से खेलेगा तो एक ही। अब देखें कौन जाता है। मैथ्यू शार्ट तो डेफिनेटली वो स्टार्ट करेगा, और फिर एक इनमें से हो गया, एक मैथ्यू शार्ट हो गया, 2। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि राइली मेरिडिथ जो ये तो स्टार्ट करेगा। अब देखना पड़ेगा कि चौथा फॉरनर ये लेते हैं या नहीं लेते। और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी मनरो और आरवीडी दोनों बाहर बैठे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये बीच में फिर किसी और ऑलराउंडर को डालेंगे, अगर बॉलिंग देखेंगे, या तो बहरहाल 11 बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जो भी हम 11 बनाएंगे ना, मेरे ख्याल में वो खेलने वाली नहीं। वो ये थोड़ा सा ना कोई डिफरेंट ही करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हमेशा से प्लेयर 20 ऐसे लेता है कि उनमें से आपको लगता ही नहीं कि यार ये बंदा 11 में नहीं हो। इस तरह की पिछले सीजन में 2-3 सीजन में इस तरह की इन्होंने पिक्स ली हैं। लेकिन अब जाहिर है इनमें से बाहर तो बैठेंगे, खेलना तो 11 ने है। तो इसलिए ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि यार अब 11 क्या बनाएंगे। अब 11 जो इन्होंने 8 रिटेन किए हैं ना, 8 उनमें से 7 तो सीधे सीधे प्लेइंग 11 में हैं। 4 ही प्लेयर आपने और डालने हैं, जिनमें से एक फॉरनर ऑलरेडी आपके पास है, तो एक इमर्जिंग का उसमें डालने, और बाकी 2 भाई फॉरनर और डालने। अगर हम फाइनल की प्लेइंग 11 उठाएं इनकी, तो इनके पास मार्टिन गप्टिल नहीं है, टिमाल मिल्स नहीं है, फ़हीम अशरफ नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से यही 3 प्लेयर हैं जो मिसिंग है प्लेइंग 11 से, जो हाँ, खेली थी। वही कह रहा हूँ ना कि 3 ही प्लेयर उसमें आपने ऐड करने हैं। हाँ, तो अब उसमें आप मैथ्यू शॉर्ट को डाल दें मार्टिन गप्टिल की जगह पे। ठीक है, फ़हीम अशरफ की जगह आप जेसन होल्डर या डोवार्श में से किसी को भी डाल दें, और टिमाल मिल्स की जगह आप मेरेडिथ को डाल दें। तो बिल्कुल। बेसिकली आपका लोकल कोर इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको 4 फॉरेन प्लेयर्स की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस के कोई बहुत ही किसी का बुरा टाइम चल रहा हो, या कोई इंजर्ड हो, या कोई और मसला हो, तो फिर आप जाए, वरना तो आप तो 3 के साथ ही यू आर अ वेरी कम्पेटिटिव टीम। और ये 4 खेलेंगे भी नहीं, आप देख लीजिएगा, शायद ये कोई किसी मैच में ये 4 खिलाएं। ये पहले भी अक्सर 3 खिलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह की इनकी टीम लग रही है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स है ना, अब उनमें बाहर किसको बिठाएंगे? नवाज है, सलमान इरशाद है, अभी जो आपने टीम हमने बनाई है फाइनल के बाद। अब ये दोनों बंदे हमने टीम में नहीं डाले अभी के लिहाज से। ठीक है, तो आप कैसे इन 2 बंदों को, जो कि रेगुलर पीएसएल में प्लेइंग 11 खेलते हैं, आप उनको कैसे बाहर जो है ना वो बिठा सकते हैं? तो आई थिंक कि वही 3 प्लेयर्स खेलेंगे। अब इनमें से वो लोकल प्लेयर्स जो है ना वही ज़्यादातर खेलेंगे। अब 2 की ऑप्शन भी एक दफ़ा कोविड के टाइम पे मिली थी। अगर इनको ऑप्शन मिल जाए ना कि आपने 2 भी खिला सकते हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट आई थिंक 3 की है। वो 2 की उन्होंने स्पेशल परमिशन दी थी वो कोविड के टाइम पे। वो तो खैर उनके तो साथ बहुत ही बुरा भी हो गया था ना, इन हाँ जी, हाँ जी। बीमार हो गए थे बहुत सारे प्लेयर्स। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया हमारा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया अबाउट ईच पिक एंड ईच प्लेयर। तो कमेंट्स में आप लोग बताएं कि आप लोगों की प्लेइंग 11 इन लोगों से मैच करती है, या आप लोग कोई और प्लेइंग 11 खिलाना चाहते हैं, या आखिरी की जो 2 पिक्स इस्लामाबाद की रह गई हैं उसके बारे में बताएं कि किसको पिक करना चाहिए या कौन हो सकता है। तो हम लोग आज का शो इसी पे रैप अप करते हैं। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और क्या बेहतर हो सकता है। तो अंटिल नेक्स्ट फ्रेंचाइज, आप हमें इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।